इवनिंग बच्चों। आज की वीडियो में अपना टॉपिक है पोटेंशियोमीटर और ये करंट वाली जो यूनिट है उसका सबसे आखिरी टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक बड़ा लंबा है लेकिन कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में सारा का सारा आ जाए। कुछ रह जाएगा तो मीटर ब्रिज में भी कुछ अभी छूटा हुआ है, इसका भी कुछ छूट जाएगा तो तुम लोग एक वीडियो और बनेगा तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, थ्योरी का एक कंसेप्चुअल चीज़ों का वीडियो एक और बना लेंगे। अभी अपन लोग जल्दी जल्दी पोटेंशियोमीटर कर लेते हैं। आइए चलें बोर्ड पर। बच्चों, पोटेंशियोमीटर इसके नाम में इसकी पहचान है मीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट के एंड में मीटर आ जाता है वो कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ये क्या चीज़ मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दो टाइप के पोटेंशियल डिफरेंस आपके सामने है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, जो कि दो तरह के होते हैं। ओपन सर्किट में ईएमएफ बोलते हैं और क्लोज सर्किट में उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। और एक और पोटेंशियल डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस करंट कैरिंग रेजिस्टेंस, यानी कि आईआर, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है। और आगे और बढ़ेंगे, अभी तो ये शुरुआत है, आगे और बढ़ेंगे तो अपन लोग ये कह सकते हैं कि एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं करता है, ये दो पोटेंशियल डिफरेंसेस को कंपेयर करता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैं कहता हूँ कि तराजू वजन नापने के काम में नहीं आता। वेइंग मशीन जो है वो वजन मापने के काम में नहीं आती। वो दो उसके जो पेन्स हैं, पलड़े हैं, उनमें रखी हुई दो चीज़ों का वजन कंपैरिजन करता है वो। ठीक है ना, इधर वेट रखा हुआ है और दूसरी तरफ कोई कमोडिटी रखी हुई है, कोई चावल या कुछ और चीज़ रखी हुई है, उन दोनों का वो वेट को कंपैरिजन करता है तराजू। ठीक उसी तरह से ये जो पोटेंशियोमीटर है ये दो पोटेंशियल डिफरेंसेस को कंपैरिजन करता है। यदि उनमें से एक नोन है तो जो दूसरा वाला है वो अननोन वाला उसके इक्वल होकर के उसका वैल्यू भी पता पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो इसके अंदर एक वुडन बोर्ड होता है। ठीक है, वुडन बोर्ड के ऊपर एक वायर लगा हुआ है। ये एक वायर है, ये पूरा वायर जो दिख रहा है आपको एक सिंगल वायर है, पूरा सिंगल वायर है। और वो सिंगल वायर दोनों ये दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है। ये दो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल का मतलब पेच, ये दो पेचों के बीच में ये वायर लगा हुआ है। पूरा वायर एक सिंगल वायर है। ये वायर है, यहाँ से चला और ये इधर ये वापस टर्न होकर के गया। एक सिंगल वायर है जो यूँ टर्न होकर के गया और फिर इधर आया और फिर ये टर्न होकर के जा रहा है। ये एक मीटर लंबे 10 राउंड करता है ये, और ये 10 मीटर लंबा वायर है। ठीक है, एक टर्न 1 मीटर लंबा है, यूं करके आया गया आया गया आया गया। 10 मीटर लंबा वायर है, एक मीटर के 10 राउंड हैं। ये पोटेंशियोमीटर एक सर्किट है, उस पोटेंशियोमीटर के सर्किट का मेन पार्ट है, तो अपन लोग इसी को पोटेंशियोमीटर बोल देते हैं। वैसे पोटेंशियोमीटर के सर्किट में वायर ए बी 10 मीटर लंबा वायर अभी दिखा दिया। ठीक है, उसको हम लोग सीधा करके बताएंगे, ऐसे यूँ घुमा करके नहीं बताएंगे, वो तो एक्चुअल जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ऐसा करके है। ठीक है, अपन लोग डायग्राम में तो सिंबॉलिक बनाते हैं, तो सीधा करके बताएंगे। ये ए बी एक 10 मीटर लंबा वायर है, कॉन्स्टेंटन का है, बना हुआ है, रेजिस्टेंस वायर है। ये कॉपर का वायर है, कनेक्शन वायर। इस वायर में करंट फ्लो कराने के लिए आपने सेल की और रियोस्टेट लगा रखे हैं। ठीक है, ये रियोस्टेट से अपन लोग इस करंट को कम ज़्यादा करके सेट कर सकते हैं। ओके, अब अपन लोग समझते हैं इस बात को कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता कैसे है। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बतानी है मेरे को, और ये वो क्या, सपोज इसके ऊपर एक स्मॉल एल लेंथ का एक छोटा सा सेगमेंट ले लो। ठीक है, जरूरी नहीं है किनारे पर लें, कहीं भी यहाँ कोई भी एल लेंथ का एक टुकड़ा अपन ने कंसिडर किया। ये फॉर्मूला बड़ा वेल नोन है, बहुत आराम से मालूम है आपको। वो जो एल लेंथ का वायर है उसके लिए ये फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। V क्या है?
उस एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी ए और पी पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ये वी, ठीक है। करंट उस वायर एपी में से जो करंट फ्लो हो रही है वो है। आर क्या है, वायर एपी का रेजिस्टेंस है। सब कुछ इस वायर एपी का है, यहां जो आ रहा है सब कुछ वायर एपी का है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, रो एल अपॉन ए। और मैं एक खास पर्पस के लिए आई, रो और ए को एक ब्रैकेट में कवर कर देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं के। आई रो अपॉन ए को मैं बोल देता हूं के। के क्या है, मैंने आई रो और ए को बोल दिया के। के का नाम क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। एनसीईआरटी में के को फाई से एक्सप्रेस किया हुआ है और कुछ बुक्स में के को एक्स से एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये इस पर्टिकुलर टॉपिक में कांस्टेंट की तरह से बिहेव करता है, तो क्यों नहीं अपन लोग कैसे एक्सप्रेस करें इसको, ठीक है। तो अपनी गुड हैबिट ये है कि के बोलेंगे इसको। यहां से के का फॉर्मूला क्या आ रहा है, वी अपॉन एल। यहां से इसका के इक्वल टू वी अपॉन एल से इसको आप इसका फॉर्मूला बना दो, इसका यूनिट बना दो वोल्ट पर मीटर। यहां से इसका डेफिनेशन भी क्रिएट कर सकता हूं मैं, ठीक है। नाम क्या है इसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या बोलेंगे अपन लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ करंट कैरिंग रेजिस्टेंस वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसकी होती है, एक करंट कैरिंग रेजिस्टेंस वायर की। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए करंट कैरिंग रेजिस्टेंस वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। ऐसे करके इसकी डेफिनेशन आ गई। क्या काम है इसका, अभी बात करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड किस पे करता है, करंट पे, और करंट जिन पे करती है उन पे, करंट किन पे डिपेंड करती है, किसी भी सर्किट की करंट किस पे डिपेंड करती है, उस सर्किट में लगी हुई सेल के ईएमएफ पर, और उस सर्किट में मौजूद एग्जिस्ट करते हैं जो रेजिस्टेंस इसके ऊपर। रेजिस्टेंस कौन कौन है इसके ऊपर, इस सर्किट में रेजिस्टेंस कौन कौन है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है और न भी हो, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस और खुद वायर ए बी का रेजिस्टेंस, क्योंकि वायर ए बी एक रेजिस्टेंस वायर है, कांस्टेंट का बना हुआ है। तो करंट किस पर डिपेंड कर रही है, सेल में जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब के ऊपर करंट डिपेंड कर रही है, और करंट पर डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू डिपेंड करता है रो और कर रहा है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ये जो वायर है इस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि क्या के कांस्टेंट है, तो मैं कहूँगा कि कांस्टेंट है नहीं, इसको रखा जाना चाहिए। कांस्टेंट के का वैल्यू कांस्टेंट है नहीं, तो आप कहोगे रो काय को बदलेगा, तो मैं भी एग्री हूँ। रो किस पे डिपेंड करता है, इस वायर की वायर के मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। रो का वैल्यू डिपेंड करता है मटेरियल और टेम्परेचर, तो वो तो चेंज हो नहीं रहे, ठीक है ना, कोई बार बार आप बदल तो रहे नहीं हो। और ए क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन करंट हो सकती है। करंट को चेंज नहीं होने दें, उसके लिए आप क्या करोगे, रियोस्टेट को मत छेड़ो। रियोस्टेट ही तो करंट को कम ज़्यादा कर रहा है, रियोस्टेट को आप टच मत करो, रियोस्टेट की सेटिंग को आप चेंज मत करो, तो करंट भी कांस्टेंट रहेगी। मतलब बात करें शॉर्टकट में कि यदि के कांस्टेंट रखें, के कांस्टेंट होता नहीं है, यदि के को कांस्टेंट रखें तो V प्रोपोर्शनल टू L होगा। और यहां से इस पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट निकल के आता है। क्या निकल के आता है, पोटेंशियोमीटर किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, कर पा रहा है, उसका प्रिंसिपल यहां से क्रिएट हो रहा है। दिस लाइन इज अ प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। क्या कि यदि आपको L पता पड़ जाए
क्या एल, इस वायर की लेंथ पॉइंट ए और पी के बीच की लेंथ पता पड़ जाए तो एल कैसे पता पड़ेगी, स्केल लगा हुआ है, ठीक है, स्केल लगा हुआ है, स्केल से आप एल पता कर लोगे। तो क्या बात कर रहे थे कि यदि आपको एल पता पड़ जाए और वी और एल रिलेटेड हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एल पता पड़ जाने से वी पता पड़ जाएगा, और वी क्या है, ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लेंथ पता पड़ने से पोटेंशियल डिफरेंस पता पड़ जाएगा। इस तरह से अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं। लेकिन उसका एक छोटा सा एक और अपन लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल तुम्हारे मेरे बीच की बात है, ऐसा कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो फंडामेंटल बात अभी बताने जा रहा हूँ मैं, ये नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे उनमें ये बार बार यूज होगी। तो बच्चों, मान लो एक सेल है आपके पास, और उसको आपने यहां पर सर्किट में कनेक्ट कर दिया, साथ में गैलोनमीटर और एक जॉकी भी लगा दी, ठीक है। फिर क्या किया, अब अपन लोग ये जो है लूप, ठीक है, वेयर इज द रेड पेन, ये जो लूप है जिसके ऊपर मैं डॉटेड मार्क कर रहा हूं, इस लूप में आप एक बार केवीएल अप्लाई करके देखो। केवीएल बोलता है कि लूप के अंदर, लूप के रास्ते में जितने भी ई और आई आर आ रहे हैं उन सब का सम 0 होता है। ये केवीएल बोलता है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो कौन कौन है, और लूप में चलने की कोई डायरेक्शन आप अपने हिसाब से सेट कर लो, जैसे मेरे को ये अच्छी लग रही है, ठीक है, ये लूप में चलने की डायरेक्शन है। कौन कौन आ रहा है लूप में, यहां से स्टार्ट करें, ई नॉट, और इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, यहां पे आई जी, जी फॉर गैलोनोमीटर, ठीक है, जी फॉर गैलोनोमीटर। तो यहां पे आपको लग रहा है कि रेजिस्टेंस तो है ही नहीं इसके अंदर, पूरे आई आर वाला एलिमेंट तो है ही नहीं। गैलोनोमीटर में रेजिस्टेंस होता है, गैलोनोमीटर के रेजिस्टेंस को आप क्या नाम बोला करते हो, जी बोल दो। इसमें से करंट कितनी है, ये जी मल्टीप्लाइड बाई आई जी, ठीक है। और यहां से चले ई नॉट जी इंटू आई जी, रेजिस्टेंस इंटू करंट, जी क्या है, गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ आए कनेक्शन वायर्स के आई आर को अपन लोग इंक्लूड नहीं करते, वो नेग्लिजिबल स्मॉल होता है। उसके बाद में यहाँ पर यहाँ का आई आर, ठीक है, पॉइंट ए से पी तक का जो रेजिस्टेंस है उसका आई आर इंक्लूड किया, और ये हो गया। इसका साइन कैसा आएगा, चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ के साइन की अभी बात मैं नहीं कर रहा, अभी वेट करो। ई नोट का साइन कैसा आएगा, जब आप प्लस से माइनस की तरफ जाते हो, प्लस से माइनस की तरफ जाते हो तो साइन कैसा आता है, माइनस का आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, यहाँ पर कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है, वो ये कि पॉइंट पी आपका कहाँ है, ऐसे मनमर्जी से कहीं भी चिपका लिया गया अपन ने, क्योंकि जॉकी जो है, जॉकी क्या है, एक स्लाइडिंग कांटेक्ट है, परमानेंट कांटेक्ट नहीं है।
आप चाहे जहाँ पे इसको टच कर सकते हो पॉइंट पी को, पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, ऐसी जगह सर्च कर रहे हैं कि IG का वैल्यू 0 हो जाए। अपन लोग यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मीटर ब्रिज की तरह से एक ऐसा पॉइंट सर्च करना पड़ेगा आपको, जिस कौन सा पॉइंट, ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब IG का वैल्यू 0 हो जाए, तब क्या होगा देखते हैं। तो मैंने कहा ना कि IG का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तब यहाँ पे प्लस या आएगा या माइनस आएगा, आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है। फाइनली क्या आया, एक और चीज, एक और बात, ये जो IR है, अभी कुछ मिनट पहले अपन ने IR को क्या बोला था, भूल गए, दोबारा याद कर लो। V इक्वल टू IR, R इक्वल टू रो L अपॉन A, इस IR को अपन ने 2 मिनट पहले KL बोला था, दोबारा से मैं KL बोल देता हूं। तो यहां पे आपका क्या आया, IG का वैल्यू तो हो गया 0 और E नोट का वैल्यू आ गया KL। मतलब क्या निकला, यदि आपको E नोट पता है तो आपको KL पता लग जाएगा, या KL पता है तो E नोट पता लग जाएगा, ठीक है। ये बात मैं एक छोटा सा फंडामेंटल, एक छोटा सा काम करके बताया मैंने आपको। पहली बात तो ये, यहाँ पर एक बात प्रूव हो रही है कि दो चीजें पैरेलल में कनेक्टेड हैं। कौन कौन, एक तो करंट कैरिंग वायर और एक सेल, दो चीजें जिनके पास में क्या है, वोल्टेज है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और दोनों एक दूसरे को करंट का एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस पर्टिकुलर पोटेंशियोमीटर के टॉपिक के लिए। दो चीजें पैरेलल में कनेक्टेड हैं और वो दो चीजें उनके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। एक सेल है, दूसरा रेजिस्टेंस वायर है, करंट कैरिंग रेजिस्टेंस वायर है, दोनों के पास में पोटेंशियल डिफरेंस है और दोनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड हैं और दोनों एक दूसरे को करंट एक्सचेंज नहीं कर रहे, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, ठीक है। इस फंडामेंटल फैक्ट के पीछे ये पोटेंशियोमीटर काम करता है। इसके अंदर यदि आपको E नोट का वैल्यू पता है तो आपको KL पता पड़ जाएगा और KL का वैल्यू पता पड़ा है तो E नोट का वैल्यू पता पड़ जाएगा। मतलब इसका काम क्या है, पोटेंशियोमीटर का काम तो ये है कि भैया ये पोटेंशियल डिफरेंस और मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर क्या बोल रहा है कि मेरे वायर का पोटेंशियल डिफरेंस और ये नीचे जो है सेल है या कोई भी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गया, ये तो डिक्लेयर कर देता है। जैसे तराजू है, तराजू के दोनों पलड़ों में आप कोई भी चीज़ें रख दी और कांटा 0 पे आ गया, ठीक है, 0 पे आ गया, क्या कांटा बिल्कुल कांटे से कांटा मिल गया, तो तराजू क्या कर रहा है, तराजू ये डिक्लेयर कर देता है कि दोनों पलड़ों पर जो चीज़ें रखी हैं उनका वजन बराबर है, कितना है वो नहीं डिक्लेयर करता। इस बात को समझो, तराजू ये डिक्लेयर ही नहीं करता कि इनका वजन इतना इतना है, वो ये कहता है इक्वल है। यहाँ भी ये कह रहा है कि ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल हैं। ये बड़ी बात है पोटेंशियोमीटर की, जो यहाँ पर आपको पता पड़ रहा है कि पोटेंशियोमीटर करता क्या है, दो पोटेंशियल डिफरेंसेस का कंपैरिजन कर रहा है। एक पोटेंशियल डिफरेंस तो है ये नीचे लगा हुआ जो कोई भी हो सकता है अननोन, और ऊपर एक और पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि उसके खुद के वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये दो पोटेंशियल डिफरेंसेस को इक्वल डिक्लेयर करता है। ये बिल्कुल फाइनल इसकी लाइन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग इस बात को लेकर के। बच्चों अब अपन लोग वो टॉपिक करेंगे जिसके लिए ये पोटेंशियोमीटर जो है जाना जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। टोटल 5 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, और ये पूरे सिलेबस के अंदर जो हेवीएस्ट टॉपिक्स हैं उनमें से एक है, ठीक है। ज़्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इनमें से बनता है। एप्लीकेशन ऑफ
पोटेंशियोमीटर। 5 एप्लीकेशंस हैं, 2 एप्लीकेशन CBSE में है और 3 एप्लीकेशन और हैं जो केवल राजस्थान बोर्ड में है, ठीक है ना। टोटल 5 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट है टू कंपेयर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ 2 सेल्स, ठीक है। और ये पर्टिकुलर टॉपिक का प्रैक्टिकल भी है आपके दोनों के बोर्ड में, दोनों बोर्ड में ये प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। और एक पोटेंशियोमीटर को अच्छी तरह से समझने के लिए ये वाला जो टॉपिक है अल्टीमेट है, ठीक है। ये टॉपिक जो है ना बिल्कुल पोटेंशियोमीटर का जो यूज़ है उसके लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है डायग्राम का, ये तो पहले भी था, अभी भी बनाया मैंने, ठीक है। भले ही वो आउट ऑफ सिलेबस की बात थी, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था। वायर AB 10 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन वायर है, ठीक है, 10 मीटर लंबा है। उसमें आपको करंट पास करानी है, क्योंकि ये तो आपका पूरे टॉपिक का, पूरे सर्किट का हीरो है, ठीक है। ये तो उसका मेन पार्ट है वायर AB, जिसमें करंट पास कराने के लिए आपको, ये मैंने कहा था कि ये तिकड़ी करंट पास कराने के लिए आपको ज़रूरी है, ठीक है ना। थोड़ा सा करीब आ जाओ तो मज़ा आ जाएगा, ये बात। अब मैं वो सेल्स लगा रहा हूं जिनका आपको EMF पता लगाना है, ठीक है। आपके पास में 2 सेल हैं, एक E1 और एक E2। E1 EMF और E2 EMF वाला। पहले मैंने E1 EMF वाला सेल लगाया, गैल्वेनोमीटर भी लगा रखा है, जॉकी भी है, और मैंने जॉकी को टच करते 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 यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, ऐसे करते करते, और एक पॉइंट ढूंढ लिया मैंने, पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P मैंने सर्च कर लिया। क्या खास बात है पॉइंट P पर? पॉइंट P ऐसी जगह पर पॉइंट आया जहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नल हो गया। नल का मतलब 0, ठीक है। नल डिफ्लेक्शन आपने सर्च कर लिया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ गया। इस 0 डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट पर आपके इस तरफ आपने टच किया तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आ रहा है, यहाँ टच किया तो डिफ्लेक्शन 0 पे आ रहा है, यहाँ टच किया तो डिफ्लेक्शन राइट में आ रहा है, ठीक है। सेम टू सेम तराजू की तरह से होता है कि तराजू के अंदर एक खास कंडीशन में कांटा 0 पे आ जाता है, और इधर वजन बढ़ाते हो तो कांटा उधर चला जाएगा, इधर का वजन बढ़ा दिया तो कांटा उधर चला जाएगा, ठीक है। कुछ वैसा यहाँ पे हो रहा है। बोलिए, सपोज ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की L1, जो क्या यहाँ पे स्केल लगा हुआ है उससे आपको पता पड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? KL1, ठीक है। ये मत भूलना, KL क्या है? IR का ही एक दूसरा फॉर्म है KL, जो अपन लोग अभी अभी बात कर चुके। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली है तो IR, ठीक है ना। करंट कैरिंग रजिस्टर के अंदर से करंट, एक रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रही है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? IR, लेकिन IR का ही दूसरा फॉर्म है KL। और अभी भी अपन लोग बात कर चुके कि जब दो चीजें पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका EMF, उन दोनों का वोल्टेज इक्वल होता है, तो E1 इक्वल टू KL1 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे इसको हटा करके दूसरा सेल लगाएंगे, E2 इक्वल टू KL2 आ जाएगा। दोनों का आपको करना क्या है, टॉपिक के अंदर हेडिंग में जाके देखो क्या करना है, E1 अपॉन E2 पता करना है तो कर दो डिवाइड, K कैंसिल हो जाएगा और E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 आ जाएगा। ये तो मैंने बताया आपको शॉर्टकट में, लेकिन अभी आप तरीके से सुनो कि अपन लोग
ये दोनों सेल्स को लगाया फिर हटाया फिर दूसरे को लगाया, ऐसा नहीं करेंगे। दोनों को अपन ने परमानेंटली कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और वन बाय वन इनको अपीयर करेंगे, कैसे देखते हैं। अपन ने दोनों सेलों को लगा रखा है, ठीक है। और यहां पर एक खास तरह की की है वो मैंने लगा रखी है, जिसको बोलते हैं टू वे की, ठीक है। टू वे की मैंने ढूंढा भैया, नहीं मिली मेरे को। आप लोग गूगल ड्राइव पे, मेरे गूगल ड्राइव पे जाकर के, और गूगल पे नहीं, गूगल ड्राइव पर आप जाकर के ढूंढ लेना, आपको वहाँ तो मिल जाएगी, ठीक है ना। गूगल उस पर टू वे की का डायग्राम आपको दिख जाएगा। मैं ढूंढना पड़ेगा मेरे को, वो कहीं इधर उधर मिस हो रही है, पता नहीं कौन से ड्रार में कहाँ पर है, ठीक है। फिलहाल तो टू वे की जो है एक की है, जिसमें क्या अरेंजमेंट होता है, जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, X, Y एंड Z, ठीक है। जब आप X और Y के बीच में कनेक्शन कर देते हो और Y और Z डिस्कनेक्टेड है, इसका मतलब कौन सा वाला सेल अभी सर्किट के अंदर अपीयर्ड है, E1, और E2 अभी आउट ऑफ सर्किट है, ठीक है। यहां पर डिस्कनेक्टेड है, तो E2 अभी आउट ऑफ सर्किट है, अनयूज्ड है, और X और Y कनेक्टेड है, अभी E1 सर्किट के अंदर अपीयर्ड है, और यहां से करंट फ्लो रही। सपोज इस सर्किट में करंट है IG, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जो मैं डॉटेड लगा रहा हूं, इस पाथ में KVL अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। इस पाथ में KVL अप्लाई करके देखते हैं, और अभी थोड़ा सा अपन लोग स्मार्टली काम करेंगे, करना पड़ेगा अपने को। क्या, कौन कौन आ रहा है रास्ते में, E1, GIG और KL1, E1, GIG और KL1, 3 पोटेंशियल डिफरेंस आपके रास्ते में आ रहे हैं, ठीक है। E1, G इंटू IG और KL1, सबका सम 0। साइन कन्वेंशन की बात करें, चलने की डायरेक्शन प्लस से माइनस है, माइनस का साइन आ गया। इस पर साइन अभी वेट करो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। और चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस, प्लस का साइन आ गया। और पॉइंट P आप मन मर्जी है कहीं भी नहीं है, पॉइंट P ऐसी जगह पर है जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आपको प्राप्त हो जाए। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे टच करते हो, यहाँ पे टच करते हो जॉकी को, यहाँ पे जॉकी को, यहाँ पे टच करते हो, यहाँ करते हो, यहाँ सर्च करते हो पॉइंट P को। कैसी जगह पर सर्च करते हो, कौन सी कंडीशन के लिए, जब नल डिफ्लेक्शन आपको मिल जाए, गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिल जाए आपको, तो क्या होगा, IG का वैल्यू तब 0 होगा।
IG का वैल्यू हमेशा सदा सदा जीरो नहीं होता। आप IG का वैल्यू जीरो हो जाए ऐसी कंडीशन सर्च करके लाए हो, जिसको आप बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हो। यहाँ पर IG का वैल्यू जीरो पुट कर दो, तभी तो मैंने कहा था कि यहाँ साइन वाइन कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, E1 इक्वल टू KL1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इन बैलेंस कंडीशन E1 इक्वल टू KL1, ये आपका एक स्टेप पूरा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में YZ को कनेक्ट करेंगे। X और Y को डिस्कनेक्ट किया, उससे क्या हुआ, E1 तो हो गया आउट ऑफ सर्किट, और Y और Z को कनेक्ट कर दिया, उससे E2 अभी सर्किट में अपीयर हो गया। अब की बार कौन सा लूप लेंगे KVL लगाने के लिए, लूप यहां से चलेगा, E2 को इंक्लूड करते हुए आएगा। आप लूप का नाम बताना चाहते हो वर्ड्स में, A E2 Z Y G P A, आपकी इच्छा के हिसाब से, कोई रटने फटने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आप ये जो लूप है, क्योंकि आप जब एग्जाम में अपना आंसर लिख रहे होंगे तब आप ऐसे डॉटेड लाइन तो बनाओगे नहीं, ये तो मेरे तुम्हारे बीच की बात है। लेकिन आपको एग्जाम में तो लूप का नाम देना पड़ेगा, शब्दों में वर्ड्स में बोलना पड़ेगा। क्या, A E2 Z Y और G P A, ये लूप का नाम दोगे। इस पर्टिकुलर लूप में आप चले तो सेम क्या होगा, यहाँ क्या आएगा, E2 और L2। क्या L1 और L2 अलग अलग आएंगे? और बिल्कुल। कम वोल्टेज वाले सेल के लिए L1 का वैल्यू कम आएगा, E2 का वैल्यू ज़्यादा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बैलेंस लेंथ है, ठीक है, वो ज़्यादा आएगी। कम वाले सेल की कम, ज़्यादा वाले सेल की ज़्यादा। कौन सा कम होता है कौन सा ज़्यादा होता है अपने को क्या मालूम, कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो L1 का वैल्यू और L2 का वैल्यू कोई भी ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है, पर इतना पक्का है कि ये सपोज ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, ठीक है। तो P1 और पॉइंट P1 कौन सा है, E1 सेल के लिए बैलेंस पॉइंट है, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है, और E2 सेल के लिए नल डिफ्लेक्शन पॉइंट P2 है। अलग अलग अपने अपने सेल का अपना अपना नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है। दोनों इक्वल हो भी सकते हैं, दोनों अनइक्वल भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है इसके। तो यहां से क्या आएगा, इक्वेशन 2 आ गया, E2 इक्वल टू KL2, मतलब दोनों स्टेप सेम है, ठीक है ना। बस आपने एक बार एक स्टेप को E1 सेल के लिए किया, सेम स्टेप को आपने E2 सेल के लिए परफॉर्म किया है, ठीक है। और फाइनली क्या आया, दो इक्वेशंस आपके पास आ गए, फाइनली दो इक्वेशंस आपके पास आ गए, E1 इक्वल टू KL1, E2 इक्वल टू KL2। इन दोनों का रेशो किया, तो K और K कैंसिल हो गया। आपको मालूम है K और K दोनों कैंसिल क्यों हो गए? अपन लोग क्या नोटिस नहीं करते तो क्या गाड़ी चलती रहती है। ध्यान दो कि ये वाला K और ये वाला K सेम है, इसलिए कैंसिल हो गया। सेम क्यों है? K किस पे डिपेंड करता है? K का फॉर्मूला सर्च करो, I रो अपॉन A। इस फॉर्मूले में जो भी कोई लोग आ रहे हैं वो दोनों स्टेप्स में सेम है। रो और A ये तो नहीं बदलते, लेकिन एक बंदा है जिसके बदल जाने की पॉसिबिलिटी है, वो है करंट। इस सर्किट में जो करंट है, इस सर्किट में जो करंट है वो चेंज क्यों ये इसको चेंज, ये कैसे चेंज होती है? रियोस्टेट को छेड़ने से। अब रियोस्टेट की जो पोजीशन है, रियोस्टेट के नॉब की जो पोजीशन है, उसको आप चेंज मत करो तो करंट भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आप इस बात को एम्फेसिस करेंगे, इस बात को बताएंगे भी, जब आपका ये टॉपिक में आप अपना आंसर लिख रहे होंगे तो इस बात को बताओगे कि रियोस्टेट को आपको
रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज नहीं करना है इन बिटवीन द टू स्टेप्स। जब आप E1 के लिए ये परफॉर्म कर रहे हो, E2 के लिए परफॉर्म कर रहे हो, उन दोनों के बीच में आप रियोस्टेट को शिफ्ट नहीं कर दें, नहीं तो करंट चेंज हो जाएगी। करंट चेंज हो जाने से के डिफरेंट आएगा, ये के और ये के डिफरेंट होगा तो कैंसिल नहीं होगा, इसलिए रियोस्टेट को आप चेंज नहीं करें। ठीक है, तो के और के कैंसिल हो गया और E1 अपॉन E2 इक्वल टू आ गया L1 अपॉन L2। और L1 L2 आपका कैसे पता पड़ेगा? स्केल से। ठीक है, ये था आपका टॉपिक। और जो सेकंड एप्लीकेशन है क्या? टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। और स्पेशली कौन सा सेल यूज करते हैं इसमें? प्राइमरी सेल, क्योंकि प्राइमरी सेल का ही इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक ठाक होता है 2 ओम, 4 ओम, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ओम के आसपास। ठीक है, इससे ज़्यादा है तो वो सेल फिर खराब हो चुका है और इससे नीचे होता नहीं है, 2, 3 ओम से नीचे होता नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल हुआ करता है, इसलिए उसका पता कर नहीं पाते। ठीक है ना, वो अपने लिमिट, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिमिट के बियॉन्ड है, इसलिए अपन लोग छोड़ देते हैं। हम लोग प्राइमरी, जनरली प्राइमरी सेल का, और प्राइमरी सेल में भी लैग्रांज सेल का ही इंटरनल रेजिस्टेंस पता किया करते हैं। ठीक है, अपन तो काम की बात में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सर्किट है, तो आप कहोगे ये तो बार बार रिपीट हो रहा है। बेशक भाई, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। कहाँ? एक तो वायर है AB 10 मीटर लंबा, कांस्टेंटन का वायर है। ठीक है, और क्या है? और ये तिकड़ी तो है ही है, ये तो इनका तो साथ बिल्कुल अटूट है। सेल की और रियोस्टेट, एक वायर को करंट डिलीवर करने के लिए ये 3 तो जरूरी है ही हैं। अब यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे जो नीचे मैंने जो ड्रॉ किया था पिछले टॉपिक में भी, यहाँ पर कौन था जो अपना वोल्टेज को मेजर करवाने आया है पोटेंशियोमीटर के पास? ये वो है जो मेजर करेगा। और यहाँ नीचे कौन आएगा जिसको अपना वोल्टेज मेजर करवाना है? वो यहाँ पे आएगा। जैसे तराजू में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वेट होता है और दूसरे पैन में क्या रखते हैं, दूसरे पलड़े में वो जो अपना वजन नपवाने आया है। और वेट कौन है? जो वजन नापेगा। ठीक है ना, क्या है वो? उसको पहले अपन लोग साइड में बनाते हैं, एक बार उसके बारे में सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो क्या है। ध्यान से सुनो इसके बारे में। साइड में मैं कुछ बना रहा हूँ, रेड पेन से बनाता हूँ, और ये क्या है? सेल है। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है क्या? बिल्कुल है। क्या नाम है उस वोल्टेज का? EMF। अभी इस सेल से मैंने कोई भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं किया, अभी ये सेल अनयूज्ड है, ओपन सर्किट है, इसमें से करंट फ्लो नहीं करवा रहे। क्या इस समय इसके अक्रॉस वोल्टेज है? बिल्कुल है, उल्टा मैक्सिमम है। ठीक है, जब इसके अक्रॉस कुछ लगा दोगे तो कम और हो जाएगा। अभी तो इसका वोल्टेज जो है, इसके एंड्स के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो मैक्सिमम है, तो कितना है वो? EMF है। अब आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, जैसे ही रेजिस्टेंस लगाया, करंट फ्लो होना चालू हो गई इसके सर्किट में। अब यहाँ का जो वोल्टेज होगा, सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज है, उसको आप बोलते हो टर्मिनल वोल्टेज, जो कि इस कैपिटल E से यानी EMF से थोड़ा सा स्मॉल होगा। इनमें क्या रिश्ता है? इनमें ये रिश्ता है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, कैपिटल V टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू EMF से लेस होता है। कितना लेस होता है? IR लेस होता है। ठीक है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल का खर्चा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का जो खर्च हो गया, उतना कम अवेलेबल है। कैसे? अपन लोग इसको बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे, ये अपन लोग सेल वाले टॉपिक में कर चुके।
फिलहाल तो अपन लोग यहाँ से, और V का वैल्यू IR के इक्वल भी है। IR क्या है? इसका वोल्टेज, IR इसका वोल्टेज है, और V जो है सेल का अक्रॉस वोल्टेज है। ये दोनों इक्वल क्यों है? V और IR दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं पर वैल्यू इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? पैरेलल में जो दो चीज़ें कनेक्टेड हैं उनका वोल्टेज इक्वल होता है। तो V और IR इक्वल है। इन दोनों से मैं I को एलिमिनेट करता हूं और स्मॉल r का वैल्यू मेरे पास में आ जाता है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसको, स्मॉल r का वैल्यू E माइनस V अपॉन V मल्टीप्लाइड बाई R। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे यूज करेंगे, इस टॉपिक में इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। उससे पहले एक बार ये सर्किट है इसको उधर ले तो चलो, ठीक है। तो इसको एक काम ये करें, हाँ इस सर्किट को उठा करके इधर ले चलते हैं और थोड़ा सा इधर इधर शिफ्टिंग कर देते हैं। ये जो सर्किट है उसको उठा करके ऐसे कैसे मैंने यहाँ पे ले गया, ठीक है। दिस इज योर सेल और यहाँ क्या लगाना था मुझे? कैपिटल R। कैपिटल R का वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या? बिल्कुल पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले में कैपिटल R का वैल्यू पुट करने में काम आएगा। तो एक आपके लैब में कौन है जिसका रेजिस्टेंस पता हो? रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू को आप कैपिटल R बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन इस सेल के सर्किट को आपको ओपन और क्लोज दो कंडीशंस में रखना है, इसलिए यहाँ पे आपने की लगा दी। ये की और ये की का नाम अलग अलग डाल दो, कोई इशू नहीं है। इसको के डैश बोल देते हैं, इसकी कोई इशू नहीं है। ये तो हमेशा ही ऑन पड़ी रहती है। ये तो इसको ऑफ करके क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे तो ये करंट ही बंद हो जाएगी। मेन जो इसका जो सर्किट का हीरो है कौन? वायर AB, वही ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो हीरो को अपन लोग ठंडा नहीं करेंगे। ये आपका वो है बंदा जो मेजर होने आया है सर्किट का। ये पार्ट कौन है? पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट है। ये कौन है? जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, और ये वो है जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करवाने लाया है। इसको अपने क्या क्या मेजर करवाने हैं? E और V मेजर करवाने हैं। यहाँ से इसके पास दो पोटेंशियल डिफरेंस हैं, ओपन सर्किट में E, क्लोज सर्किट में V, ठीक है। ओपन का मतलब जब करंट नहीं हो, व्हेन K इक्वल टू ऑफ। जब K का जो स्विच है वो ऑफ है, यानी कि इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है, तब अपन लोग इसको कनेक्ट करके देखते हैं। यहाँ से इन दोनों के बीच में आपको वोल्टेज पता करना है, और जो दो पॉइंटों के बीच में वोल्टेज पता करना है वहां से दो वायर लिए, एक तो पहुंचा दिया A पर, पिछले टॉपिक में वैसे किया था, और दूसरा पॉइंट को जॉकी से गैलोमीटर से होते हुए जॉकी में ले गया, और अपन ने एक पॉइंट P सर्च कर लिया, ठीक है। एक पॉइंट P1 बोल दो इसको, पॉइंट P1 सर्च कर लिया, ठीक है। कहीं भी आ गया, कोई इशू नहीं है इसका। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? सपोज L1, ठीक है। ओके, इस समय K ऑफ कंडीशन में है, जिसको आप क्या बोलते हो? ओपन सर्किट, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, उन पे ध्यान दो, नहीं तो क्या होता है अपन लोग सुने हुए नहीं होते तो सब बाद में गड़बड़ हो जाता है। जब करंट फ्लो नहीं हो रही है, इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है, कब नहीं हो रही है? जब K आपने ऑफ करी हुई है, इसको ओपन सर्किट बोलते हैं। तब
इन दोनों यानी कि सेल के जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में वोल्टेज को क्या कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ईएमएफ होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस सेल का ईएमएफ के इक्वल है। ये ईएमएफ के, ये वाली बात ईएमएफ की डेफिनेशन से निकल के आई है, यहाँ एक्सप्लेन करने की इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, आप केवीएल अप्लाई करें। ठीक है, कौन से लूप में, ऑब्वियसली इस लूप। ठीक है, लूप का नाम बोल दो ए, और यहाँ कोई नाम रख दो इनके टर्मिनल्स के, ए, ई, जी, P1, ए, कुछ भी। ये लूप है जिसमें केवीएल अप्लाई करना है। क्या क्या आएगा, ई, जी इंटू आई जी, और यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, KL1। ठीक है, इस पूरे टॉपिक की जान है ये पोटेंशियल डिफरेंस KL1, मत भूलना, इसी टॉपिक में पैदा हुआ है, IR का दूसरा नाम है। ठीक है ना, तो इसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको कई बार किसी बंदे का दूसरा नाम पता पड़ता है ना, तो IR V=IR तो सुना ही था, IR का दूसरा नाम पता लगा आज KL। ठीक है ना, तो KL1 = 0। तीन पोटेंशियल डिफरेंस मैं जो ट्रेस कर रहा हूं हाथ से, इसके पाथ में तीन पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। साइन कन्वेंशन, प्लस से माइनस जा रहा है, माइनस का साइन है, इसके साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी थोड़ी देर में, क्योंकि IG का वैल्यू 0 है। और KL1 चलने की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। अब क्या करते हो, आपने पॉइंट P1 ऐसा सर्च किया है कि IG का वैल्यू 0 हो गया। IG का वैल्यू 0 हो गया, पता कैसे पड़ता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। ठीक है, तो आप गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होने तक इधर उधर यहाँ वहाँ जॉकी को टच करते हुए घूमोगे वायर AB पर, पूरे वायर AB पर A से लेकर के B तक एक ऐसा पॉइंट ढूंढोगे, कौन, P1, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन कब होता है, जब करंट 0 हो जाती है, इस बात में करंट, तो ये करंट 0 हो गई, ये बार बार रिपीट हो रही है बात। तो करंट का वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो क्या आ गया, E = KL1 आ गया, इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेम तरीके से क्लोज वाली स्टेप रिपीट करेंगे। जब मैं इसको करूंगा K को ऑन, अब क्या हो गया, करंट फ्लो होना चालू हो गई। इस सर्किट को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पर हुई है करंट फ्लो होना चालू, केवल यहाँ पे सेल के अपने खुद के प्राइवेट सर्किट में। ठीक है, यहाँ पर नहीं चालू हुई। अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या नाम देना चाहोगे, V। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। अब आप सेम वो का वही लूप है, उसी लूप के अंदर आप KVL अप्लाई करें। हाँ, अब की बार जो बैलेंस लेंथ है वो डिफरेंट आएगी, ज़्यादा आएगी या कम आएगी, पक्का कम आएगी। क्यों, V का वैल्यू E से कम होता है, ज़्यादा वोल्टेज का बैलेंस लेंथ ज़्यादा, कम वोल्टेज का बैलेंस लेंथ कम। तो E के लिए बैलेंस लेंथ आई थी L1, ज़्यादा होगी, और अब की बार P2 पॉइंट की बैलेंस लेंथ स्मॉलर आएगी, L2 विल बी स्मॉलर देन L1। ठीक है, पिछले टॉपिक में वो कंपैरिजन ऑफ EMF में L1 L2 ज़्यादा कौन आ रही थी, वहाँ कोई भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर E1 और E2 दो अलग अलग सेल थे, दोनों में से किसी का भी EMF ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा EMF वाले की बैलेंस लेंथ ज़्यादा आती है, E1 ज़्यादा है तो L1 ज़्यादा होगी, E2 कम है तो L2 कम होगी। यहाँ पे तो पक्का है कि कैपिटल E ज़्यादा होता है तो L1 ज़्यादा होगी, इसकी बैलेंस लेंथ ज़्यादा होगी, और V कम होता है तो इसकी बैलेंस लेंथ L2 कम होगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, V
यहाँ पे क्या आएगा L2, पोटेंशियल डिफरेंस V GIG और KL2। ठीक है, साइन कन्वेंशन सेम टू सेम पहले की जैसे, और फिर अगेन IG का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो V इक्वल टू आ गया KL2। ये E और V की वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे, KL1 KL2 KL2, K और K कैंसिल हो जाएगा क्या? K और K कैंसिल कब होगा? जब ये वाला K और ये K वाला K सेम होगा। ये सेम कब होगा? जब आप उसको चेंज नहीं करोगे। K का वैल्यू कैसे चेंज होता है? K क्या है? ये K नहीं है, ये तो की है, वो K है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है I रो अपॉन A। इस फॉर्मूले में जो जो बंदे आ रहे हैं उनको आप चेंज मत करो तो K कांस्टेंट रह जाएगा। इसमें से रो एंड A तो अपने आप तो चेंज होता नहीं है। ठीक है, करंट चेंज हो सकती है रियोस्टेट को शिफ्ट करने से। रियोस्टेट को मत छेड़ो तो ये जो करंट है सर्किट में, इस सर्किट में जो करंट है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। यही बात अपने पिछले टॉपिक में करी थी। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आपके खोपड़ी के अंदर ये फिट हो जाए, और जिससे कि आप ये मैं जो बता रहा हूँ ये बात बुक्स में भी मिस हो जाती है और बहुत सारी जगह मिस हो जाती है। इसलिए आप इस बात को लिखते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, कि आप एक लाइन लिख दो लास्ट में कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो करंट पे डिपेंड करती है, जो कि चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको इन दोनों स्टेप्स के बीच में, कौन सी स्टेप? जब आप ओपन सर्किट के लिए अपनी एक्टिविटी कर रहे हो और क्लोज सर्किट के लिए स्टेप कर रहे हो, दोनों स्टेप्स के बीच में रियोस्टेट को आपको चेंज नहीं करना है। रियोस्टेट को चेंज करो तो क्या होगा? करंट चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे करंट कम हो जाएगा। आप समझते हो, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। करंट चेंज हो जाएगा, K का वैल्यू चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो ये वाला K और ये वाला K डिफरेंट आएगा, तो फिर कैंसिल नहीं होगा। कॉमन आकर के कैंसिल नहीं हो पाएगा, कॉमन ही नहीं आएगा। कैंसिल तो दूर की बात है। और फिर क्या दिक्कत आ गई भाई? कैंसिल नहीं होगा तो क्या होगा? बस ये फॉर्मूला अपना इजी नहीं बन पाएगा, बस इतनी सी बात है। तो आगे बढ़े ऐसे करके, और आपके पास स्मॉल r का फॉर्मूला आ गया। L1 L2 तो स्केल से मेजर कर लेंगे, लेंथ है ना L1 L2, तो यहाँ पर स्केल लगा हुआ है, L1 L2 स्केल से आ जाएगा और कैपिटल R रेजिस्टेंस बॉक्स में से आ ही जाएगा। ठीक है, आप खुद अपनी इच्छा से ड्रॉ कर रहे हो कैपिटल R का वैल्यू, तो ऐसे करके ये स्मॉल r आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अपन ने 2 एप्लीकेशंस कर ली हैं। टोटल एप्लीकेशंस हैं पोटेंशियोमीटर की कितनी? 5, 2 कर ली हैं। ये 2 वाली एप्लीकेशंस हैं CBSE के अंदर है। अपन लोग वीडियो के टुकड़े इसलिए कर रहे हैं कि बेचारे CBSE वालों को काहे को जबरदस्ती उनके सिलेबस में नहीं है, वो भी पढ़ा दूं मैं, तो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अपन लोग। बच गई 3 एप्लीकेशंस, वो CBSE में नहीं है, केवल राजस्थान बोर्ड में है। राजस्थान बोर्ड के लिए तो 5 एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अब जो 3 बच गई हैं वो CBSE में नहीं है, उनका वीडियो सेपरेट बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय राम जी की, बाय बाय।